हाउ अरेस्ट आर मेड, मतलब अरेस्ट कैसे पुलिस कर सकती है, आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके से आपको अरेस्ट करेगी, कितना टच करेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू। कुछ लोगों ने कमेंट किया है हमारे ब्लॉग्स पे और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो उसके आंसर हम लोग डिस्कशन के बाद देंगे सारे। तो स्टे वॉच दिस चैनल और वीडियो को। इस डिस्कशन के बाद हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो सर किस तरीके से हाउ अरेस्ट मेड जो आप जी पूछना चाह रहे हो, जी अरेस्ट मेड, इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के धारा 46 में प्रोविज़न है स्पेशली कि कैसे गिरफ्तारी की जाएगी। उसमें पुलिस जो अरेस्ट करने के लिए अथराइज है, किसी आदमी को अरेस्ट करेगी तो उसी हद तक उसको प्रतिरोधित करेगी जब तक वो स्वयं समर्पण के लिए अरेस्ट देने मतलब के लिए तैयार नहीं हो जाता। पुलिस उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है अरेस्ट करने के लिए, केवल उसके हाथ में उतने तक ही प्रतिरोध करेगी जब तक वो खुद कस्टडी के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अगर वो क्या कहते हैं खींचातानी कर रहा है, पुलिस के साथ नहीं मान रहा, तो क्या पुलिस उसको थप्पड़ थप्पड़ भी मार सकती है? नहीं, उस हद तक वो बल प्रयोग कर, उस संसाधन का प्रयोग कर सकती है अपने पास जिस हद तक उसको रोक सके। मतलब मान लीजिए जैसे अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहा है तो पुलिस उस हद तक बल प्रयोग कर सकती है जिस हद तक उसको उसकी गिरफ्तारी की जा सके, उसको प्रतिरोधित किया जा सके। तो क्या पुलिस फायर भी कर सकती है उसके ऊपर? अगर कोई गंभीर अपराध है जी, जैसे जो जिसमें कन्विक्शन आजीवन कारावास या डेथ सेंटेंस है जी, तो उसमें पुलिस वेपन्स का भी प्रयोग कर सकती है। नहीं, इन दैट केस मान लीजिए कोई चोर है जिसने बाइक चुराई है ना, या फिर क्या कहते हैं घर से कोई ज्वेलरी चुराई है, तो इस केस में सामने पुलिस वालों को पता है कि ये चोर है और वो चोर अरेस्ट करने जाती है पुलिस, वो भागने लगता है, तो क्या फायर कर सकती है? सब मामले में फायर नहीं कर सकते हैं। छोटे पिटी मैटर्स में पुलिस किसी को गिरफ्तारी के लिए वेपन्स, फायर वेपन्स का प्रयोग नहीं कर सकती। वहीं फायर वेपन्स का प्रयोग होगा जहां अभियोग हत्या जैसे डेथ सेंटेंसेस हो जी, या होने की संभावना हो या फिर आजीवन कारावास जैसे सेंटेंस। जी, तो उसी केसेस में क्या कहते हैं पुलिस फायर कर सकती है। जी जी। और मान लीजिए ये एक्यूज जो है इसके आगे धारा 47 में है हाँ, कि कैसे अगर आदमी एक्यूज जाके किसी घर में छुप जाता है हाँ, तो 47 में ये प्रोविजन है 47 में, सेक्शन सेक्शन 47 में कि जो घर का निवासी हो हाँ, वो पुलिस को हर वो सुविधा दे कि उसको अरेस्ट उसका किया जा सके। अच्छा, अब इसी उपधारा में जी, ये भी है हाँ, कि अगर वहाँ कोई व्यक्तिगत तौर पर कहीं महिला है तो उसको हटाकर ही पुलिस सर्च कर सकती है, घर में उसको गिरफ्तारी करेगी अभियुक्त का। अच्छा, मतलब अगर कोई महिला रहती है तो प्राइवेट प्लेस में पुलिस ऐसे नहीं जा सकती बिना महिला को हटा। अगर कोई एक्यूज्ड है तो वो घर में है, अगर जाके किसी के छुप गया है और उस घर में लेडीज भी हैं तो उसमें वो डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते हैं। जी जी। उस लेडीज को उनको पहले सेफली बाहर निकालना होगा, उनको अलग करना होगा पहले, उसके बाद ही सर्च कर सकते हैं। अच्छा, और अगर क्या यही नहीं, अगर सर्च करने में पुलिस कोई लाफुली किसी को गिरफ्तार करने के लिए अंदर घुसता है और उसको निकलने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खिड़की दरवाजा तक तोड़ सकते हैं। अच्छा, पुलिस को इतना तक अधिकार है। नहीं, मान लीजिए क्या कहते हैं कोई कॉमन मैन है जिसका क्या कहते हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, लेट सपोज कि मैं हूं और मेरे घर में आके पुलिस वाले सर्च कर रहे हैं और एक्यूज्ड कोई और है। आपका कर्तव्य है कि आप पुलिस को अंदर घुसने के लिए अधिकृत करें और उसको हर मुमकिन सपोर्ट करें। मैंने सारी सपोर्ट दिया, लेकिन पुलिस फिर भी क्या कहते हैं मेरे प्रॉपर्टी को वो डैमेज कर रही है, तो इन दैट केस नहीं, पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की। हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है कोई अभियुक्त छिपा है और उसको निकालने के लिए कोई अधिकारी अंदर घुसा हुआ है, उसकी लाइफ के लिए कोई रिस्क है, तभी इन परिस्थितियों में खिड़की या दरवाजा तोड़कर उसको नहीं, तो क्या मैं गवर्नमेंट से ये क्लेम फाइल कर सकता हूँ कि पुलिस मेरे यहाँ आई थी और उसने इतने का डैमेज किया और मैं इतनी क्लेम फाइल कर रहा हूँ, वो मुझको मिल जाए? ये सब अलग चीज़ है। अगर कोई लाभ के बियॉन्ड कोई काम करती है पुलिस तो उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका है, तो वो उसकी सुनवाई करती है। जुडिशियरी इसी के लिए है। ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं जो पुलिस प्रशासनिक
तबके के नीचे है और उसमें कार्रवाई जो करती है उसको जुडिशरी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इवन हाई कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय को इतना अधिकार है कि वो किसी भी प्रशासनिक अफसर को अगर वो बदमाशी करते हैं, किसी को क्षत पहुंचाते हैं जानबूझकर, तो उनके ऊपर नियंत्रण माननीय उच्च न्यायालय का है और वो उसको कानून को प्रभावी कराना उनका काम है। अच्छा, हम लोगों ने जैसे देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि निर्दोष आदमी के खिलाफ जो जिसने कोई क्राइम नहीं किया है उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है और पुलिस उसको अगर अरेस्ट करने जाती है, तो मान लीजिए पुलिस ने अपना कुछ ऐसा एक्शन ले लिया है जिससे चोट आ गई है उस आदमी को, तो उस केस में क्या वो पुलिस के खिलाफ कोई एफआईआर या कुछ कर सकता है ऐसा? इसीलिए ऐसा प्रोविजन है कि अगर अभियुक्त गिरफ्तारी होती है उसके बाद वो अगर रिक्वेस्ट करता तो उसकी डॉक्टरी मेडिकल चेकअप अगर वो कराना चाहता तो होना चाहिए, एप्लीकेशन पड़ती है तो एक्यूज्ड का मेडिकल हो जाता है और उसके लिए अगर कहीं चोट लगी हुई है तो जो भी उसके लिए दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब अरेस्ट के तुरंत बाद उसके खिलाफ इसीलिए मेडिकल का प्रोविजन है। मेडिकल होता है तो अभियुक्त को बराबर मजिस्ट्रेट के सीजीएम कोर्ट पर हाजिर होना, अभियुक्त को जेल से लाया जाता है और हफ्ते उसकी हाजिरी होती है डेटवार, है ना। वो यही देखते हैं कि कहीं जेल में किसी अभियुक्त के साथ कोई गलत कार्यवाही तो नहीं की जाती, मारा पीटा जाता, ज्यादती की जाती है। खैर आप सब्जेक्ट से हट के थोड़ा पूछ रहे हैं, मैं और जो बताना चाह रहा हूँ धारा 47 में मैं आज गिरफ्तारी अरेस्ट हाउ मेड के बारे में बता रहा हूँ। तो धारा 47 मैंने बता दिया, 48 47 एंड 48 उसमें यह है कि पुलिस किसी हद तक अगर इंडिया के किसी कोने में और पुलिस वाले अगर अथराइज्ड हैं और आप अभियुक्त हैं तो वो आपका पीछा इंडिया के किसी कोने तक कर सकते हैं। वो मतलब किसी भी एरिया तब तक आपका परसू करेंगे, आपका पीछा करेंगे जब तक आपको गिरफ्तार नहीं कर लेते। इतना उनको अधिकार है, बशर्ते वो अथराइज हो कि उस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार करें, आपको आपके खिलाफ वारंट हो, आपने कोई ऐसा अभियोग किया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और पुलिस आपका पीछा करती है तो आप देश के किसी कोने में जाएं तो वहां तक पुलिस को पीछा करने का अधिकार है और वो करेगी, करना चाहिए उसको, है ना, वो नियमित होगा। हाँ, धारा 49 में उसी में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 49 में ये है कि उतना ही बल का प्रयोग पुलिस कर सकती है जितना उतने संसाधनों का प्रयोग करेगी जितना एक अभियुक्त को गिरफ्तारी करने के लिए जरूरत है जी, है ना जी। हाँ, मतलब ये सारी डिटेल थी कि पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी और क्या। तो थैंक यू इस डिस्कशन के लिए। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं, तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि ये हैं रॉकी आहूजा हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एफआईआर आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हो गई है तो क्या एट द स्पॉट पुलिस स्टेशन में मैं अपोजिट पार्टी के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कर सकता हूँ क्या? क्रॉस अगर कोई फॉल्स एफआईआर हो जाती है जी तो उसको उच्च न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। कभी भी आप रिट के माध्यम से वहाँ जाएंगे तो मतलब एफआईआर भी निरस्त हो जाएगी। आपको फर्जी एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। काउंटर में अगर कोई अभियोग नहीं हुआ आपके विरुद्ध तो आप एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसको मंसूख करा देंगे, वो एफआईआर खारिज भी कर सकता है। समझे नहीं, आप थोड़ा सा आपने पहले बताया था कि इन्होंने 107(16) के बारे में पूछा है। नहीं, अभी इनका ये क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मेरे खिलाफ या किसी के भी खिलाफ रॉन्ग एफआईआर हो गई है, जी फॉल्स एफआईआर, तो क्या मैं क्रॉस एफआईआर कर सकता हूँ एट द स्पॉट? उसके लिए अलग से हाँ, उसके लिए अलग से कार्रवाई हो सकती है। मतलब फॉल्स एफआईआर पर उनको दंडित किया जा सकता है, उसके लिए अलग से एफआईआर हो सकती है। अच्छा, तो पुलिस खुद ही जो है आपके एफआईआर में जांच करते हो, जैसे आपके खिलाफ एफआईआर हुआ, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, अगर उसको तथ्य गलत लग रहे हैं कि ये झूठी एफआईआर है तो मुकदमा उल्टा उनके खिलाफ कायम कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब एट द स्पॉट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जी, पुलिस पहले ये तो पता करेगी कि आपने वाकई में अपराध किया है कि नहीं किया है। अगर आपको झूठे अपराध में फंसाया गया है तो जो अभियोजन पक्ष है उसके खिलाफ मुकदमा पुलिस दर्ज कर सकती है। अच्छा, ये आपको बताना, साबित करना पड़ेगा पुलिस को, जांच के द्वारा ये चीज़ आनी चाहिए कि आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराएगा। अच्छा, ये इनका एक क्वेश्चन और है कि सेक्शन 151, 107 इनके समझ में आ गया है जी। और ये जानना चाह रहे हैं कि 116 क्या सेम है 100? ये एक दूसरे से लिंक है। 107
नहीं 115 मैंने गलत कह दिया, मैं बता दे रहा हूँ, 151 और 107 इनके सेक्शन समझ में आ गया है। हाँ, और ये 116 जानना चाह रहे हैं, हाँ 116 देखिए 107 में मजिस्ट्रेट को जब कोई रिपोर्ट मिलती है कि फला जगह पर अप्रहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस की संभावना है, तो वो 107 में नोटिस देके तलब करता है, ठीक है, पार्टी को। अभियुक्त नहीं होता कोई 107-16 में। जहाँ ब्रीच ऑफ पीस की संभावना है उस पक्ष को, उस व्यक्ति को वो 107 में मजिस्ट्रेट नोटिस देता है, ठीक है। उसकी इंक्वायरी 116 में होती है, मतलब उसमें गवाही और साक्ष्य देकर अगर आपसे कोई प्रतिभूत लेना है कि आप शांति भंग नहीं करोगे, तो वो प्रतिभूत 116 में होगी, वो इंक्वायरी मैटर होगा। वहीं चाहे 151 में पुलिस के माध्यम से गिरफ्तारी की गई हो, जब कहीं जैसे दो लोग उलझे हों, मारपीट की संभावना हो, तो पुलिस किसी पक्ष को अगर गिरफ्तार करती है तो 151 में गिरफ्तारी करे, ठीक। और जब आदमी स्वयं हाजिर होता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर 107 में उसको नोटिस दे कि हाजिर होता है कोर्ट पर, तो 116 में ही चाहे पुलिस के माध्यम से आप लाए जाएं या 107 में नोटिस के द्वारा हाजिर हो, दोनों में ट्रायल 116 में ही होता है। CRPC की धारा 116 में उसका ट्रायल होता है, कोर्ट पे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो 116 में अडॉप्ट किया जाएगा, सेक्शन के अंदर 116 सेक्शन के अंदर। 107, 116 और 151 एक दूसरे से इस मामले में लिंक है, जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, इनका एक क्वेश्चन है कि अगर क्या पुलिस 151 किसी एक्यूज्ड के ऊपर किसी भी समय लगा सकती है, और क्या ये कभी भी लगा सकती है, और ये मासूम के ऊपर अगर लगा देती है तो क्या कर सकता है, उसके क्या राइट्स होते हैं? ऐसा है कि पुलिस ये शांति भंग अंदेशा होने की स्थिति में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 151 में कोई अभियुक्त नहीं होता जी, वो मतलब क्रिमिनल नहीं है, हाँ, वो कोई अपराधी नहीं माना जाएगा, ना वो अभियुक्त होता है जी। वो सिर्फ पक्ष होता है, दो पक्षों में विवाद हो जी। जब कहीं ब्रीच ऑफ पीस की संभावना हो उसको रोकने के लिए पुलिस करती, इसमें कोई अभियुक्त नहीं होता। और अगर मजिस्ट्रेट नोटिस या 111 के नोटिस में कोई कमी पाई जाती तो सीधे माननीय उच्च न्यायालय कानून को सही रूप में लागू करने का पूरी तरह से सक्षम है, उनके यहाँ रिट पड़ती है और माननीय उच्च न्यायालय न्याय देता है। इनको सब अधिकारियों को नियंत्रित करने का काम उसी का है। अगर किसी के साथ जाति होती है तो जी। पहले तो पुलिस अफसर के पास आप जाएंगे, आपको थाने वाले, अगर पुलिस आपको गलत फंसा रही है, आपसे किसी से कोई शांति भंग, कोई मारपीट की संभावना नहीं है, तो आप सुपीरियर अफसर हो, पुलिस अफसर, एग्जीक्यूटिव के पास जा सकते हैं। अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप ये सब सीधे माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत होते हैं। हर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की पीठ बैठी है और उसके माध्यम से आप न्याय को सही ढंग से लागू करा सकते हैं। तो इसलिए कोई असुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है कि अभियुक्त किसी को अगर 107-16 में बार बार करते हैं तो उसके लिए आप उसके ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट पर होता है और इसकी अपील और निगरानी माननीय सेशन जज के न्यायालय पर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और अगर इस पर भी नहीं बनता है तो फिर उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में आ जा सकता है। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए, थैंक फॉर योर टाइम और सारी डिस्कशन करने के लिए और क्वेश्चंस लेने के लिए आपके व्यूअर्स के। तो ये थे, हमने डिस्कशन किया श्री शेष कुमार सिंह से, जो एडवोकेट हैं एंड ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर, और मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो आपको वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछिए। हम जल्दी अपना ब्लॉग शुरू करने वाले हैं तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको अपने चैनल्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।